हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पढ़ेंगे। हम लोग आज जान लेते हैं या अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में विद्युत अपघटन को पढ़ा था। विद्युत अपघटन क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्युत अपघटन की क्रिया को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में वैज्ञानिक फैराडे ने नियम प्रस्तुत किया जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम कहा जाता है। यह सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो फैराडे ने इसके संबंध में विद्युत अपघटन की क्रिया के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए, पहला और दूसरा। फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम और विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में जो बातें बताई उसको प्रथम नियम में कुछ इस प्रकार से रखा गया है। विद्युत अपघटन की क्रिया के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। हम एक छोटे से डायग्राम को देखें। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है और इस सेल में दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। ये यहां पर बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहां एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर भरा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है, इसे एनोड कहते हैं। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस पर रिडक्शन की घटना होती है, इसको कैथोड कहते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक छोटा सा डायग्राम हमने आपके सामने रखा। ठीक है, तो फैराडे के नियम में इसका बहुत रोल है क्योंकि सारा कुछ फैराडे जो बोल रहे हैं इसी के बारे में बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने अपने विचार को दो भागों में बांट दिया, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। अब चलिए फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करती है, या सीधे शब्दों में कह दें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती। ठीक है, मतलब ये कि जैसे ही ये विद्युत अपघटन सेल है, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन की क्रिया होगी
दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होगी, तो कितने आयनों का यहां ऑक्सीकरण होगा, कितने आयनों का यहां अपचयन होगा, यह बात इस पर निर्भर करती है कि आपने यहां से कितना आवेश प्रवाहित किया है। अगर आपने यहां से आवेश अधिक मात्रा में प्रवाहित किया है तो इन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन अधिक मात्रा में होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहा है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करती है, यह प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती। तो ये डेफिनेशन मैं एक बार लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे और आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में मुख्यतः ये पूछे जाएंगे। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए करते हैं तो जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचयित आयनों की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करती है। या और अधिक सीधे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है, यह प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करती है। अतः इस नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयनों की मात्रा W समानुपाती Q। ये W क्या है? आयनों की मात्रा है, लिख सकते हैं W बराबर आयनों की मात्रा, Q बराबर प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। ठीक है, परंतु आप लोग जानते हैं, परंतु Q बराबर होता है I इंटू टी। ये एक सूत्र होता है, पूर्व की कक्षाओं में हमने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये Q आवेश है, T बेटा होता है समय, और I क्या होता है? धारा सामर्थ्य, धारा सामर्थ्य। अब ये Q का मान Q इज इक्वल टू I इंटू टी है। इस I टी को हम Q की जगह पे रख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? W समानुपाती I Q हो जाएगा। समानुपाती का निशान हटा देंगे तो W बराबर Z I T हो जाएगा। ये Z क्या? समानुपाती का निशान यहां से हटाने पर, यहां से समानुपाती का निशान हटाने पर स्थिरांक आ गया जिसको हम लोग Z कहते हैं। ये Z क्या है?
जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बड़ा क्या है, और जेड बराबर होता है E अपॉन एफ। ये जेड का मान होता है, E तुल्यांक की भार है, E तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट है, और एफ का मतलब होता है फैराडे। अब ये जो जेड का मान आ गया E अपॉन एफ, एफ का मान हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एक फॉर्मूला आता है, एफ बराबर होता है एन इंटू टी। अब यहां जान ले कि एन क्या है, एन बराबर है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं। ये जो वैल्यू लिखी हुई है 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है, और ये जो वैल्यू लिखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। एन के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें, ई के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें, तब क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी लगभग 96,488। ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 96,500 कूलम। ठीक है, ये एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम, एक फैराडे। और एक फैराडे का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एफ की वैल्यू आपको पता चल गई, इसको यहां रख दें, तब जेड बराबर इक्वेशन आ जाएगी, जेड बराबर हो जाएगी E अपॉन 96,500। ये जेड का मतलब आप जानते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और जेड इज इक्वल टू होता है E अपॉन एफ। ई तुल्यांक की भार है, यानी इक्विवेलेंट वेट है, और ये 96,500 एफ की वैल्यू फैराडे। एक फैराडे का मान होता है 96,500। जेड की, जेड का मतलब हो गया E अपॉन 96,500। ठीक है, अब इस जेड का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसको हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कहा गया भैया, W बराबर जेड की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, E अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी। ई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे लाएंगे, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा W अपॉन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96,500। ये फैराडे के प्रथम नियम का कंक्लूजन आ गया, ये फैराडे के प्रथम नियम का कंक्लूजन आ गया। ठीक है,
W क्या है आप बता सकते हैं, आयनों की मात्रा, ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा। E क्या है, तुल्यांकता। I क्या है, धारा सामर्थ्य, करंट बोलते हैं। T क्या है, समय, सेकंड। ठीक है, 96,500 एक फैराडे का मान रखा हुआ है। ये फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आज हम डिस्कस कर रहे थे। तो फैराडे ने दो नियम दिया है, पहला और दूसरा, अपने विचारों को दो बिंदुओं में बांट दिया। पहला नियम क्या कहता है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करती है। ये W आयनों की मात्रा है, Q प्रवाहित किया गया आवेश है। मतलब इस सेल में उतने आयन यहां ऑक्सीकृत हो जाएंगे और उतने आयन यहां अपचेत हो जाएंगे जितना आप यहां आवेश प्रवाहित करेंगे। ये पहले नियम का कंक्लूजन है। W समानुपाती Q, और Q का मतलब हम लोग समझते हैं I into T। I है धारा सामर्थ्य और T है समय, समय सेकंड। W बराबर, W समानुपाती Q था, W समानुपाती Q की जगह हम लोग IT रख देंगे, रख दिया। समानुपाती का निशान को हटा देंगे तो समानुपाती का निशान हट जाएगा, तो एक समानुपाती एक स्थान आ जाएगा, जिसे कहते हैं Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते से। और Z का मान तय है, फिक्स है, E/F। E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, और F क्या होता है, फैराडे। ठीक है, और F बराबर एक और फॉर्मूला यही एंटर कर रहा है, F इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। E इलेक्ट्रिकल चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N की जगह पे ये वैल्यू ना पुट कर देंगे, E की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आ जाएगा 96,488 एक फैराडे का मान। इसको नियर अबाउट 96,500 लिखा जाता है। तब क्या हो जाएगा, अभी Z बराबर E/F था, अब Z बराबर E/F की जगह पे क्या लिख देंगे, 96,500 लिख देंगे। अब इस Z को उठा करके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, Z की जगह पे रख देंगे E/96,500, Z की जगह पे रख देंगे E/96,500, IT बिल्कुल वैसे ही रहेगा। E को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे लाएंगे तब इक्वेशन बन जाएगी W/E इज इक्वल टू I इंटू T, 96,500। ये बेटे फैराडे का प्रथम नियम था। अब चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसी से संबंधित हम द्वितीय नियम की बात करते हैं। चलिए अब फैराडे के द्वितीय नियम पे बात करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। अभी हम लोगों ने प्रथम नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एक ही इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। ये बैटरी लगी हुई है जिससे हम लोग आवेश प्रवाहित करते हैं। फैराडे का पहले नियम ने केवल इतना बताया कि आप जितना आवेश प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीकृत आयनों की मात्रा या अपचयित आयनों की मात्रा इसी प्रवाहित किए गए आवेश पर निर्भर करेगी। जितना आवेश आप विलयन में प्रवाहित करेंगे उसी के अनुसार इलेक्ट्रोड पर आयनों का ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम, द्वितीय नियम अत्यंत सरल है। द्वितीय नियम के अनुसार कि यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन है, कई सारे विद्युत अपघट्ट के विलयन है A, B, C, और यदि उनमें विद्युत धारा का समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो आयनों पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा
इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचेत आयनों की मात्रा इसी आवेश के ऊपर निर्भर करेगी, और यदि आवेश समान प्रवाहित होगा तो ऑक्सीकृत अपचेत आयनों की मात्रा भी समान होगी। यदि विद्युत अपघट्ट ए का विलयन, बी का विलयन, सी का विलयन, तीनों में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे। ठीक है, ये द्वितीय नियम है। चलिए मैं लिख देता हूं फैराडे का द्वितीय नियम। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। ये फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम का द्वितीय नियम है। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किए जाए तो इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। यह फैराडे का द्वितीय नियम। मतलब यदि तीन विलयन हैं और तीनों विद्युत अपघट्ट के हैं और तीनों में समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो आयनों के ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे वो भी समान होंगे। खत्म बात। यही बात लिखी गई। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे। अब ये द्वितीय नियम का जो कंसेप्ट है वो प्रथम नियम से ही लिया गया है। प्रथम नियम से क्या कहता है? प्रथम नियम से होता है W/E इज इक्वल टू IG अपॉन 96,500। ये प्रथम नियम है और ये IG बराबर काय के होता है Q के। ये हम लोग भी पहले से जानते हैं। ये IG इज इक्वल टू Q। Q क्या है? ये Q आवेश है। तब क्या हो जाएगा? W/E इज इक्वल टू Q अपॉन 96,500। आपको कह रहा है समान, ये स्थिर है, कांस्टेंट है। तब क्या हो जाएगा? W/E इज इक्वल टू इस तरह W/E इज इक्वल टू स्थिरांक, यानी कांस्टेंट। ठीक है। अब मान लीजिए अलग अलग विलयन है। विलयन ए है, विलयन बी है, विलयन सी है, और सभी में अगर हम Q पास आउट करेंगे, कितना आवेश पास आउट करेंगे? Q आवेश ए विलयन में, बी में और सी में। सभी में जो आवेश पास आउट कर रहे हैं वो आवेश कितना है बेटे? Q। इसमें भी Q। तीन विद्युत अपघट्ट के विलयन है, तीनों में जो आवेश प्रवाहित कर रहे हैं समान, तो सभी में
समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे। ये मुख्य बात है द्वितीय नियम की कि 2 या 3 जितने भी विलयन है, विद्युत अपघट्ट के विलयन है, अगर सभी में समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो सभी में आयनों के ग्राम तुल्यांक समान मात्रा में मुक्त होंगे। अतः हम लोग कह सकते हैं WA/EA बराबर WB/EB बराबर WC/EC। मतलब विलयन ए में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक बराबर विलयन बी में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक बराबर विलयन सी में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक। ये फैराडे का द्वितीय नियम है कि यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होंगे। मतलब विलयन ए में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक बराबर विलयन बी में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक बराबर विलयन सी में मुक्त होने वाले ग्राम तुल्यांक। इस प्रकार से ये फैराडे के 2 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम W/E इज इक्वल टू IT/96,500 होता है और द्वितीय नियम का कंक्लूजन ये है WA/EA विद्युत अपघट्ट के विलयन ए में ग्राम तुल्यांक की मात्रा, विलयन बी में ग्राम तुल्यांक की मात्रा, विलयन सी में ग्राम तुल्यांक की मात्रा ऐसी जो कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही। उम्मीद है आपको ये फैराडे के नियम समझ में आए होंगे। इनको तैयार करें और अपनी नोटबुक में लिखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।